नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 जो कि पात्रता परीक्षा है उसके लिए और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मेन एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एमपी टेट, यूपी टेट और सी टेट सभी के लिए, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 18 लेकर आया हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं पीएन लोधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से कम समय में आप यहां पर हल करने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? जैविक, प्राथमिक, सामाजिक और स्वाभाविक। साथियों, उपलब्धि आवश्यकता, व्यक्ति कई प्रकार की उपलब्धियां जीवन में हासिल करता है और जैसे जैसे उपलब्धि हासिल करता जाता है वो और उसके माइंड में और ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करने की एक तरह से कि भाई हाँ और ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करूं, ये चीज़ें उसके माइंड में आती जाती है। तो साथियों, इसको हम जैविक, प्राथमिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक नहीं कहेंगे बल्कि इसको सामाजिक अभिप्रेरक कहेंगे, क्योंकि उपलब्धि व्यक्ति किसके लिए हासिल करता है? समाज में स्वयं का मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए साथियों, इसलिए सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में इसको गिना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आएंगे। दूसरा प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का पहला सोपान कौन सा है? सामान्यीकरण, विभेदन, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। देखिएगा, संप्रत्यय निर्माण, जैसे मान लीजिए आपने या फिर किसी भी छोटे बच्चे ने गाय को नहीं देखा है, जब उसकी लाइफ में सबसे पहले वो गाय को देखता है तो हम क्या कहते हैं कि देखो बेटा गाय आ गई। तो पहले उस चीज़ को उसने देखा, मतलब उस चीज़ को, उस जीव को, जो भी है, तो गाय को उसने देखा तो उसके माइंड में एक छवि बनी कि हाँ भाई ये एक 4 पैरों वाला सफ़ेद प्राणी है, सफ़ेद जीव है जिसको गाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखने उसके माइंड में ये जो प्रतिमा बनेगी, कब बनेगी? जब वो उस चीज़ को देखेगा। तो साथियों, सबसे पहले संप्रत्यय निर्माण का जो सोपान आता है वो है प्रत्यक्षीकरण। उस चीज़ को, उस जीव को या उस वस्तु को देखने के बाद ही हमारे माइंड में उस चीज़ का संप्रत्यय निर्माण होता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण और व्यक्तिगत अध्ययन। देखिए, चित्र साहचर्य परीक्षण में क्या किया जाता है? चित्रों का साहचर्य संबंध स्थापित किया जाता है, तो ये भी प्रक्षेपी तकनीक है। शब्द साहचर्य परीक्षण में क्या किया जाता है? शब्दों का साहचर्य स्थापित किया जाता है शब्दों से ही। और खेल तकनीक भी प्रक्षेपी तकनीक है, लेकिन जो व्यक्तिगत अध्ययन है ये प्रक्षेपी तकनीक नहीं है साथियों। तो फिर विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 4 क्या है? बालक के, साथियों प्रश्न नंबर 4 है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयास व त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और अनुदेशनात्मक अधिगम। देखिए, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है और इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर है वो है अनुदेशनात्मक अधिगम। हालांकि चारों ही प्रकार बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, लेकिन अनुदेशनात्मक अधिगम सर्वाधिक यहाँ पर बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो विकल्प नंबर आपके 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर मनोविज्ञान के अलावा हिंदी की टेस्ट सीरीज भी मैंने चला रखी है, शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज भी चला रखी है। आपको यहाँ पर गणित की संपूर्ण क्लासें मिल जाएगी, संपूर्ण कोर्स आप मैथ्स का इस चैनल से फ्री पढ़ सकते हो साथियों। और उसी के साथ में राजस्थान जीके की स्पेशल यहाँ पर क्लासें शुरू की है, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों से ही है। सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, क्रेशमर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा और स्प्रेंजर के द्वारा।
तो यहाँ पर देखिएगा, शेल्डन ने तो शारीरिक आधार पर बताया है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे समाजशास्त्रीय प्रकार। तो साथियों, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है। स्प्रेंजर की जगह स्प्रेंगर भी आपको मिल सकता है, तो दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके छठा प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, विध्वंसक व ऊर्जावान होना, ध्यान केंद्रण बाधा और अभिप्रेरणा का अभाव। साथियों, अधिगम निर्योग्यता में यहाँ पर कौन सा लक्षण आपको लग रहा है कि भाई ये अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है? तो अभिप्रेरणा का जिसमें अभाव हो वो अधिगम निर्योग्यता के लक्षणों में नहीं आता है। भागने की प्रवृत्ति होना ये भी अधिगम निर्योग्यता का लक्षण नहीं है साथियों। तो दूसरा या तीसरा विकल्प, कौन सा विकल्प आप यहाँ पर सही करोगे इस क्वेश्चन में? देखिएगा, यहाँ पर ध्यान केंद्रण बाधा यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, क्योंकि जो ADHD है ये एक अधिगम निर्योग्यता का प्रकार है और इस पे ध्यान केंद्रण बाधा होती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? तो प्रश्न नंबर 7 है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना और चिंतन। साथियों, मैकडूगल ने जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें सिद्धांत में इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए थे और प्रत्येक संवेग का संबंध एक मूल प्रवृत्ति से बताया था। अतः यहाँ मूल प्रवृत्ति से क्यों कौन संबद्ध होता है? संवेग यहाँ पर संबद्ध होता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 8। साथियों, 8वां प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना। तो पूर्व अनुभव, देखिए पूर्व अनुभव का मतलब क्या हुआ? आप सभी जानते हो पूर्व अनुभव को, कि हम कोई भी चीज को पहले अनुभव किए होते हैं और उसी की तरह कोई कंडीशन वर्तमान में हमारे सामने आ जाती है, तो हम जो पहले हमने अनुभव किया था उस अनुभव के आधार पर वर्तमान की समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, वो होता है संवेदना को अर्थ प्रदान करना, जिसको कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, या आप इसको प्रत्यक्षीकरण भी कह सकते हो, या फिर आप इसको प्रत्यक्षीकरण कह दो या प्रत्यक्ष ज्ञान कह दो। पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान की जो परिस्थिति आपके आई है, बिल्कुल आपको लगा कि ये तो पहले की तरह समस्या आई है, तो आप वैसे ही कार्य करोगे, संवेदना को उस प्रकार से आप अर्थ प्रदान करोगे, तो इसको प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण कहा जाएगा। सेकंड विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न, रोर्शे इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु और अभिक्षमता के मापन हेतु। देखिए, जो रोर्शे का इंक ब्लॉक टेस्ट जो है साथियों, इसका प्रयोग किसके मापन हेतु? बुद्धि के मापन हेतु नहीं किया जाता है, ना ही अभिरुचि के मापन हेतु किया जाता है और ना ही अभिक्षमता के मापन हेतु किया जाता है, बल्कि रोर्शे इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। किसके लिए? व्यक्तित्व के मापन हेतु। विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो 10वां प्रश्न, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन ने दी है, शोनेल ने दी है, बर्टन हॉल ने दी है या सिरिल बर्ट ने दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग राज्य की भर्तियों में भी, अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पर भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों, जो पिछड़े बालक है इनकी शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई है और सिरिल बर्ट का ये कहना था कि जिन बालकों की IQ 85 होती है उनको हम पिछड़े बालक कहते हैं। IQ भी बताई है इन्होंने पिछड़े बालकों की। तो चौथा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आएंगे। तो 11वां प्रश्न है, आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। देखो, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, सादृश्यवादी तर्कना, इस प्रकार से नाम आपने सुन रखा होगा। तो आगमनात्मक तर्कना में अवलोकन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, लेकिन कल्पना नहीं की जाती है साथियों। तो चौथा विकल्प जो है ये आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में शामिल नहीं होगा। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत से, मनोलैंगिक सिद्धांत से।
तो देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पढ़ रखा है तो सरल लगेगा, नहीं तो हो सकता है आप इस प्रश्न को भी गलत कर दो। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे। देखो, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था यहाँ पर जीन पियाजे ने। किसने दिया था साथियों? जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बिल्कुल अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया, अर्थात आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। अल्बर्ट बंडूरा इनमें से सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प 1 सही रहेगा आपके 12वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 13वां प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो दिमाग लगाइए या फिर इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। देखिएगा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर एक होता है जनतांत्रिक स्तर, जनतांत्रिक या जनतंत्रीय स्तर, इस प्रकार से होता है। एक होता है सत्तावादी स्तर। तो जो सत्तावादी स्तर है वो तो होता है शिक्षक केंद्रित, और एक होता है जनतंत्रीय स्तर, ठीक है, वो होता है साथियों छात्र केंद्रित। तो मतलब यहाँ पर आपका जो सत्तावादी स्तर पूछा गया है तो फिर शिक्षक केंद्रित वाला जो प्रथम विकल्प है ये 13वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों? अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति और अधिगम में अवरोध। साथियों, अधिगम में दोष को हम अधिगम का पठार नहीं कहते हैं। अधिगम की समाप्ति, जहाँ पर अधिगम की ही समाप्ति हो गई तो वो अधिगम का पठार थोड़ी होगा। अधिगम का पठार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये अधिगम वक्र है तो अधिगम इस प्रकार से चलता रहा और यहाँ पे इस प्रकार रुक गया, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो गति पहले थी वो इस प्रकार ये रुक जाती है, ठीक है, यूं नहीं कि खत्म हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, वो आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है? फिर अधिगम में पठार। तो यहाँ पर साथियों इसको हम कहेंगे, अधिगम में जो अवरोध आता है, अधिगम में जो रुकावट आती है, उसको ही अधिगम का पठार कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, छात्रों के सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रभावी क्या है? प्रशंसा, पुरस्कार, दंड और सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। देखिए, आपको छात्रों के सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु मतलब आपको सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना है, तो दंड देकर प्रशिक्षण दोगे क्या? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया साथियों। प्रशंसा, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, तीनों में से बेस्ट विकल्प आपको कौन सा लग रहा है? तो 15वें प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। आप उनके सामने यदि व्यवहार का प्रस्तुतिकरण सही करोगे तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार में भी एक तरह से अच्छाई आएगी, ठीक है, वो अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे साथियों। प्रशंसा, पुरस्कार उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं माना जाएगा। विकल्प आपका 4 15वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कक्षा में जनतांत्रिक नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण और मस्तिष्क उद्वेलन। साथियों, जनतांत्रिक नीति का मतलब होता है वह नीति जो कि छात्र केंद्रित हो। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जनतांत्रिक नीति नहीं है। मस्तिष्क उद्वेलन छात्र केंद्रित है। अन्वेषण, जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, आर्मस्ट्रांग के द्वारा ये विधि दी गई थी, हेउरिस्टिक विधि भी आप इसको कह सकते हो, ये भी छात्र केंद्रित विधि है। योजना विधि ये भी छात्र केंद्रित है। लेकिन यहाँ पर जो ये व्याख्यान विधि है ये कैसी है? अध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित विधि है। अर्थात साथियों ये सत्तावादी नीति है, ना कि जनतांत्रिक नीति। इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, प्राचीन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हो तो मतलब जो नॉलेज रखने वाले जो छात्र हैं वो तो प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज रखना कितना जरूरी है ये प्रश्न ये बताता है। देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम में क्या होता है? सूझ के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है, ये आपका उत्तर नहीं है। प्राचीन अधिगम में क्या किया जाता है साथियों? प्राचीन अधिगम में यहाँ पर जो उद्दीपक होता है, जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, उसके स्थान पर जो एक तरह से अस्वाभाविक उद्दीपक भी आप उसको कह सकते हो,
उसके आधार पर क्रिया कराई जाती है, जैसे घंटी से लार का आना कुत्ते के मुंह में। तो यहाँ पर ये प्राचीन अधिगम है। क्रियाप्रसूत अधिगम में पहले क्रिया की कराई जाती है और उसके बाद में कोई उद्दीपक बाद में दिया जाता है और वो उद्दीपक जो है वो पुनर्बलन का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है, प्रेक्षण का मतलब होता है जिसमें अवलोकन करके सीखा जाए। तो यहाँ पर क्या है, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए कि जैसा अपन व्यवहार करें वैसा व्यवहार बालक भी करें। तो साथियों ये कहलाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम, जो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प 1 आपके बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों व प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क अवस्था, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक। तो साथियों प्रश्न संख्या 18 जो प्रश्न पूछा गया है संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत से ये प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। 4 अवस्थाएं बताई थी साथियों। जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था थी, 2 से 7 वर्ष यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी और 12 से वयस्क अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। यहाँ पर देखो बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, तो मूर्त अनुभव किसमें आते हैं 7 से 12 वर्ष में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होगा, 7 से 12 वर्ष वाला। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 18 में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। तो 19वां प्रश्न, CWSN का अर्थ है, क्या अर्थ है CWSN का? मजबूत आवश्यकता वाले बालक, एकांगी आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, मृदु आवश्यकता वाले बालक। तो साथियों CWSN का एक अलग ही कैटेगरी होती है। ये एक तरह से जो विद्यालय में अलग से इनकी फाइलें भी होती है, इनको गवर्नमेंट के द्वारा मतलब हर साल छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। अलग से इनको कुछ विशेष सुविधाएं भी गवर्नमेंट देती है, इनके लिए अलग से विद्यालय भी स्थापित करती है। CWSN में भी कई प्रकार की कैटेगरी होती है साथियों, जैसे मानसिक विक्षिप्त है, शारीरिक विक्षिप्त है या अन्य सामाजिक विक्षिप्त है। इस प्रकार कई सारी चीजें होती है, बोलने में विक्षिप्त है। तो ये देखो CWSN का जो अर्थ होता है वो होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनको ही CWSN के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता और समूह व खेलों में सहभागिता। बाल्यावस्था जिसकी अवधि लगभग 6 से 12 वर्ष की होती है, जिज्ञासा, सामूहिकता, अभिवृद्धि, समूह। तो मतलब ये जो चारों चीजें हैं इनको देखेंगे तो समूह व खेलों में सहभागिता, बिल्कुल बालक इस अवस्था में बहुत ज़्यादा खेलने में रुचि रखता है। अभिवृद्धि में स्थिरता, उसकी जो वृद्धि है वो कम हो जाती है क्योंकि बाल्यावस्था में ही सबसे कम बालक की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। सामूहिकता की प्रबलता मतलब समूह में रहना पसंद करते हैं, ये भी सही है। जिज्ञासा की कमी, फिर ये गलत हो गया क्योंकि जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। तो दूसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं? विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट व सामान्य और बहुभाषी व प्रतिभाशाली। तो साथियों समावेशी कक्षा का मतलब है वह कक्षा जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षण दिया जाता है। तो उसमें विशिष्ट छात्र हो, सामान्य छात्र हो, मंदबुद्धि छात्र हो, या मंदबुद्धि तो नहीं कह सकते, या पिछड़े छात्र हो तो या थोड़े कम बुद्धि वाले छात्र हो, सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर फिर आपका तीसरा विकल्प सही है, विशिष्ट व सामान्य सभी छात्र इसमें सम्मिलित होते हैं। थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव, बिने, चोम्स्की और मेस्लो। पावलोव का संबंध यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन से है, बिने का संबंध यहाँ पर बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत से है, मेस्लो का संबंध यहाँ पर साथियों यहाँ पर मेस्लो का सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम पर आधारित है। मेस्लो का सिद्धांत, ठीक है, मेस्लो का सिद्धांत सामाजिक अधिगम पर आधारित है। और चोम्स्की यहाँ पर बिल्कुल भाषा विकास से संबंधित है। नोम चोम्स्की का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया था। तो भाषा विकास के सिद्धांत के जनक भी कौन है? नोम चोम्स्की। तीसरा विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 24 पर। 24वां प्रश्न,
अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? रुचि, अभिप्रेरणा, अधिगम की इच्छा और विषय वस्तु का स्वरूप। देखो, अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारक, रुचि भी अधिगम में योगदान देती है और मनोवैज्ञानिक भी है। अभिप्रेरणा भी अधिगम में योगदान देती है और मनोवैज्ञानिक भी है। अधिगम की इच्छा भी जो अधिगम में योगदान देने वाले कारक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। लेकिन विषय वस्तु का जो स्वरूप है यह अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में सम्मिलित नहीं होगा। विकल्प 4 आपके 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में कोई त्रुटि आपको दिखती है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क के अनुकूलन पर, व्यवहार के अनुकूलन पर, चिंतन के अनुकूलन पर और अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर। तो जो अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत है ये तर्क, चिंतन या अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर बल नहीं देता है, बल्कि ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। तो दूसरा विकल्प आपके 25 में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अब अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।